हेलो, कैसे हैं आप सब। हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। इसमें हम रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर चुके हैं। उससे पहले न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर खत्म कर चुके हैं। अब हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक कोड से ही हम आगे ट्रांसलेशन समझ पाएंगे। जेनेटिक कोड एक्चुअली में होता क्या है, एक तरह के कोडिंग सीक्वेंस है। आपने स्पाई वाली मूवीज देखी हैं, जो आर्मीज वाली जो मूवीज देखते हैं, जो क्राइम थ्रिलर्स होती हैं, उनमें क्या होता है, कोई भी अगर किसी पर्सन को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो उसको सीक्रेट रखने के लिए कुछ कोड के फॉर्म में देता है। कैसे देता है, कुछ कोड बना के। आपने भी अपने दोस्तों से बात करने के लिए कुछ ना कुछ कोड बनाए होंगे। वैसे ही कुछ कोड्स जो हैं वो एमआरएनए बनाने दिए, एमआरएनए और डीएनए ने बना लिए हैं। ये दोनों कोड्स बना के किसको दे रहे हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में दे रहे हैं। तो उन ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो हमारे पास कोई कोड है, उससे कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा। अब कौन से कोड से कौन सा प्रोटीन बनेगा ये जानना जरूरी है। इसीलिए हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड से हमें पता चलेगा कि किस कोड का क्या मतलब है। देखिए, तो जेनेटिक कोड क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है जहां पे नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने देखा है डीएनए के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एजीटीसी। ठीक है, तो ये जो एजीटीसी नाइट्रोजन बेसिस हैं, इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस इसमें एमआरएनए में that contains information for protein synthesis, जिसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। मतलब ये हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं। इन नाइट्रोजन बेसिस के अंदर एक कोड छिपा हुआ है। ये कोड है हमारे लिए कि हम कौन सा प्रोटीन बनाएंगे। सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस डिटरमाइनिंग अ सिंपल अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है, जो भी जेनेटिक कोड है वो तीन लेटर्स के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, 3 लेटर्स के फॉर्म में होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो ये इतना बड़ा मेरे पास डीएनए एमआरएनए स्ट्रैंड है। इस एमआरएनए स्ट्रैंड में ये एक कोड है 3 लेटर का, ये दूसरा कोड है, ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से अलग अलग मेरे पास कोड्स प्रेजेंट है जो कि अमाइनो एसिड बनाएंगे। जैसे ये वाला जो फर्स्ट वाला कोड है, ये कोई एक अमाइनो एसिड बनाएगा। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो आगे जाके बहुत सारे यूनिट मिलके प्रोटीन बनाते हैं। क्या होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो एक कोड जो है वो एक अमाइनो एसिड बनाता है, ये अमाइनो एसिड 1 बन गया। ये दूसरा कोड जो है ये अमाइनो एसिड 2 बनाएगा। इसी तरह से सभी कोडोन्स जो है वो कोई ना कोई अमाइनो एसिड्स बनाएंगे और वो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ के बाद में ट्रांसलेशन की प्रोसेस में प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि 3 बेसिस रहेंगे, 3 सीक्वेंसेस रहेंगे जो अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। अब यहां पे देखिए जॉर्ज गेमो, ठीक है, जॉर्ज गेमो जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं। टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स। अब क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक जो है वो थोड़ी पुरानी हो गई है, क्या हो चुका है, थोड़ी पुरानी हो गई हमारी एनसीईआरटी की बुक। तो इस एनसीईआरटी में या फिर एचएससी की बुक के बारे में बोले तो उसमें क्या होता है, 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में दे रखा है, पर एक्चुअली में हम अब तक 22 अमाइनो एसिड्स ढूंढ चुके हैं। कितने डिस्कवर हो चुके हैं, 22 अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं। द कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। इन्होंने बताया कि कोड जो है, जो जेनेटिक कोड है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब 3 लेटर्स का ही बना हुआ होगा। अब वो 3 लेटर्स का ही क्यों बना हुआ है, क्योंकि और 3 लेटर्स का कोड बना होने से क्या होगा, हमारे पास 64 कोडॉन्स होंगे, मतलब 4 की पावर 3, 64 कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास। अब वो कैसे हुआ, हमने ऐसा क्यों किया कि उसको 3 लेटर से ही बनाया। उसको 4 लेटर से भी तो बना सकते थे, 2 लेटर से भी तो बना सकते थे, या 1 लेटर से भी बना सकते थे। तो ऐसा क्यों किया कि हमने 3 लेटर का ही कोड बनाया।
देखो सबसे पहला मेरे पास अमाइनो एसिड्स कितने हैं 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो मुझे हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड चाहिए। मेरे पास लेटर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं A T C G, तो ये तो अगर मैं एक लेटर का बनाती तो 4 ही कोड रह जाते, है ना। अगर एक लेटर का कोड बनाते तो 4 ही कोड होते, तो ये तो 20 को तो पूरा ही नहीं कर रहा। 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 20 अलग अलग कोड्स तो होने चाहिए ना, इसीलिए ये लेटर्स तो काम नहीं करते। एक लेटर तो हमारे कोई काम का नहीं था। 2 लेटर की बात करें, 2 लेटर से क्या होता, एक तो कोड बन जाता हमारा एक कोड बन जाता AU, एक कोड बनता AC, एक कोड बनता AG, और इसी तरह से अगर अपन करते रहते तो 4 की पावर 2 कितना 4 की पावर 2 कितना होता 4 4 जा 16, सिर्फ 16 ही कोड्स बन पाते। कितने बन पाते 16 ही कोड्स बन पाते, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस 4 हैं, उनकी पावर 2 कर दीजिए, दो लेटर के लिए काम में ले रहे हैं इसलिए, तो 16 ही कोड्स बन पाते। पर मेरे पास अमाइनो एसिड कितने हैं 20 हैं। अब देखते हैं 4 की पावर 4 से देखते हैं, 4 की पावर 4 से हमारे पास 200 के समथिंग कुछ कोड्स बनते। मेरे पास इतने तो अमाइनो एसिड्स ही नहीं है, समझ में आया। 1 लेटर से कितने बनते 4 कोड बनते, कोई फायदा नहीं, अमाइनो एसिड 20 हैं। 2 लेटर से कितने बनते 16 कोड्स बनते, कोई फायदा नहीं, मेरे पास अमाइनो एसिड्स 20 हैं। 4 लेटर से मेरे पास 200 के समथिंग कुछ कोड्स बन जाते, और इतने तो अमाइनो एसिड्स ही नहीं है 20 ही हैं। तो हमने बीच का रास्ता अपनाया, हमने क्या किया सिर्फ 3 लेटर्स का कोड बनाया, जिसकी मदद से कितने कोडोन्स बने 64। अब मैडम ये तो क्या हो गया, आपने तो बोला 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसके हिसाब से कोड होने चाहिए, तो आपने 20 कोड्स क्यों नहीं बनाए 64 क्यों बना लिए। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हमेशा नई नई डिस्कवरी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया अब 20 अमाइनो एसिड ढूंढ लिए, 22 अमाइनो एसिड ढूंढ लिए हमने, तो क्या होगा कि हो सकता है आगे के टाइम पे जाके हम 64 भी ढूंढ ले, इसीलिए हमें प्रॉपरली तैयार रहना चाहिए। तो मैम अगर आगे जाके हमने 200 से ज्यादा ढूंढ लिए, अगर 200 से ज्यादा ढूंढ लिए तो 4 के कोड बना लेंगे। पर अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास इतना ही एस्टिमेट है कि 22 से हो सकता है 64 तक अमाइनो एसिड्स बढ़ जाए, इसीलिए हमने क्या किया जेनेटिक कोड कितने लेटर का बनाया 3 लेटर का बनाया। समझ में आ गया। उसके बाद जो हरगोबिंद खुराना है, इन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप किया ताकि वो आरएनए मॉलिक्यूल्स को बना सके विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। इन्होंने अपने हिसाब से एमआरएनए बना लिया, ठीक है, अपने हिसाब से एमआरएनए बनाया, उसमें अपने अकॉर्डिंग नाइट्रोजन बेसिस सीक्वेंस जोड़े, ठीक है, ताकि वो अपने पसंद का प्रोटीन बना सके। उन्होंने होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स बनाए। मार्शल नाइनबर्ग ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मतलब इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करवाया, प्रोटीन बनाया लैब के अंदर बिना सेल की मदद से, ठीक है, बिना सेल की मदद से प्रोटीन बना लिया लैब में। ओके, नेक्स्ट है सेवेरो-ओका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये सेवेरो-ओका इन्होंने क्या किया था, एक एंजाइम ढूंढा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। It is used to polymerize RNA with defined sequence in a template independent manner. इन्होंने क्या किया, आरएनए को और डिफाइन करने के लिए, मतलब और कुछ चेंज करने के लिए एक एंजाइम बना दिया ताकि हम अपने पसंद के बेस पेयर्स उसमें ऐड कर सकें और अपने अकॉर्डिंग उसमें प्रोटीन सिंथेसिस कर सकें। समझ में आया सभी साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो भी ट्रांसलेशन के लिए अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं वो कितने अमाइनो एसिड्स हैं। मैंने बोला 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 में से सबके नाम देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा एलेनिन, इन सबको हम शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एलेनिन को शॉर्ट में ALA लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आर्जिनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, प्रोलिन, स्टायरिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वैलिन। इन सब में देखो क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है,
सबसे पहले आर्जिनिन और लाइसिन, ये जो दोनों हैं, ये दोनों अमाइनो एसिड्स कैसे हैं? बेसिक नेचर के हैं। कैसे हैं? बेसिक नेचर के। अगर आपको याद होगा तो हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज के अमाइनो एसिड्स थे वो यही थे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यही डिनोट कर रहे थे, आर्जिनिन और लाइसिन। इसके अलावा जो एस्पार्टिक एसिड, नाम से पता चल रहा है ये एसिड फॉर्म में है, एस्पार्टिक एसिड हो गया और ग्लूटामिक एसिड हो गया, ये दोनों कैसे हैं? एसिडिक नेचर के। तो आर्जिनिन और लाइसिन कैसे हुए? बेसिक नेचर के। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड कैसे हुए? एसिडिक नेचर के, नाम से पता चल रहा है। फिर देखिए यहां पे हमारे पास फिनाइलएलेनिन, ठीक है, फिनाइलएलेनिन है, ट्रिप्टोफैन है और टायरोसिन है। ये तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। कैसे हैं? एरोमेटिक, मतलब इनके अंदर बेंजीन रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो किस में? फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, इन सब के अंदर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। तो दो हमने याद किए बेसिक वाले, कौन कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन। दो हमने याद किए एसिडिक नेचर वाले, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तीन हमने याद किए कौन से? एरोमेटिक, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। उसके बाद देखिए एक और मैं इंपॉर्टेंट वाला बता देती हूँ, जो है मीथियोनिन। मीथियोनिन क्या है? सबसे स्टार्टिंग में लगता है। किसी भी प्रोटीन का जो सबसे स्टार्टिंग अमाइनो एसिड्स होता है वो हमेशा मीथियोनिन होता है। वो क्यों होता है वो अपन देखेंगे, और अभी ध्यान रखेंगे सबसे स्टार्टिंग वाला कौन सा रहता है? मीथियोनिन रहता है, ठीक है। मीथियोनिन के अलावा हमारे पास एक और अमाइनो एसिड है जिसको अपन बोल रहे हैं ग्लाइसिन। ये सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है। कैसा है? सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है। सिंपल अमाइनो एसिड होने का मतलब क्या है वो बता देती हूँ। देखो क्या हो रहा है, अगर हम किसी भी अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, किसी भी अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर को बताऊं मैं, तो यहां पे एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक तरफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ नाइट्रोजन ग्रुप है जो हमारे पास प्रेजेंट है। यहां पे H एक हाइड्रोजन ग्रुप है, मतलब हाइड्रोजन अटैच है, और इस तरफ एक R ग्रुप है। इस R ग्रुप का मतलब है कि कोई भी एल्काइल चेन यहाँ पे अटैच हो सकती है। एल्काइल चेन हो या एरोमेटिक चेन हो, इन दोनों में से कुछ भी इस R ग्रुप की जगह पे अटैच हो सकता है, और इस R ग्रुप पे क्या अटैच होगा उसी से डिफाइन होगा कि कौन सा अमीनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट है। अगर मान लेते हैं इस R की जगह मान लेते हैं कि मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे H लगा दिया, ठीक है। इस R की जगह मैंने क्या लगा दिया? H लगा दिया। अगर H लगा दिया तो ये बन गया ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। कौन सा बन गया? ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन गया, क्योंकि हमने R को हटाकर क्या लगाया है? सिर्फ H लगाया है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल हुआ, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड किया है, इसलिए ये सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। समझ में आया? तो अगर किसी भी अमाइनो एसिड का अगर अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला कोर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अमाइनो एसिड बनाने के लिए। उसके बाद R चेन जो है वो चेंज होती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर अमाइनो एसिड के नाम बन जाएंगे। समझ में आया? समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अमाइनो एसिड्स हमको समझ में आ गए। अब ये जेनेटिक कोडोन की टेबल है जो आपकी बुक्स में दे रखी है, सब जगह दे रखी है। ये हमने टेबल कैसे बनाई है, डिक्शनरी कैसे बनाई है, देखो यहाँ पे हर एक कोड को हमने स्पेसिफाई कर दिया, हर एक कोड के बारे में बता दिया कि वो कौन सा अमाइनो एसिड कोड करेगा। देखो जैसे यहाँ पे U, मेरे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं, सभी के बारे में लिख दिया, UCAG, 4 अमाइनो एसिड के बारे में लिख दिया। अब मैंने T क्यों नहीं लिखा है, थाइमीन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हम mRNA का कोड बना रहे हैं, ठीक है। अगर DNA का कोड बनाते तो T लिखते, पर हम क्या बना रहे हैं? mRNA का कोड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे U आया है। यहाँ पे भी UCAG। अब हमको चेकर बॉक्स को मिलाना है, कैसे? यहाँ पे UU, ठीक है। ये किसको कोड कर रहा है? PHE। PHE का मतलब है फिनाइलएलेनिन, ये भी फिनाइलएलेनिन को कोड कर रहा है, ये ल्यूसीन को। इसी तरह से
सभी कोड्स के लिए हमने प्रॉपर जो है वो अमाइनो एसिड्स को लिख दिया है इस डिक्शनरी में कि कौन सा कोड जो है वो कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है। ओके, तो अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको याद करनी है वो बता देती हूं। सबसे पहले हमें ये याद करना है, ये वाला कोड इंपॉर्टेंट है कि AUG किसको कोड कर रहा है। यहाँ पे AUG किसको कोड कर रहा है भाई? AUG कोड करता है मीथियोनिन को। AUG किसको कोड कर रहा है? मीथियोनिन को कोड कर रहा है। एक तो ये याद हो गया हमको। दूसरा हमें एक याद करना है कि ये एक तो हो गया UGA, एक हो गया UAA और एक हो गया UAG। मैं यहां लिख देती हूं कौन कौन से याद करने। एक तो AUG याद करना है। AUG किसको कोड करता है? मीथियोनिन को कोड करता है। AUG किसको कोड कर रहा है? मीथियोनिन को, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला, मुझे कुछ स्टॉप कोडोन्स याद रखने हैं। स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडोन्स याद करने हैं। कैसे याद करेंगे भाई? हम बायोलॉजी वालों का जो महीना, जो साल शुरू होता है वो कौन से महीने से शुरू होता है? अगस्त से शुरू होता है। क्या याद रखना है? हमारा हम बायो वालों का, हम बायोटोनियंस जो है, हम और आप बायोटोनियंस हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, हम बायो वालों का जो साल शुरू होता है वो अगस्त से शुरू होता है। अगस्त से शुरू होने का मतलब क्या है? मतलब हमारा अमीनो जो प्रोटीन सिंथेसिस चालू होगा वो हमेशा अगस्त मतलब AUG कोडोन से होगा, ठीक है। तो AUG किसको कोड करता है? मीथियोनिन को कोड करता है। तो हमारे प्रोटीन के अंदर सबसे पहले हमारे mRNA के अंदर सबसे पहले कौन सा कोडोन आएगा? AUG। और हमारे प्रोटीन में सबसे पहला कौन सा अमीनो एसिड आएगा? मीथियोनिन आएगा। चाहे कोई भी प्रोटीन ले लो, कोई भी प्रोटीन उठा के ले लो, हमेशा मीथियोनिन आएगा। और हमारा साल मतलब हमारा mRNA कहां से चालू होगा? AUG से। ओके, उसके बाद स्टॉप कोडोन्स मतलब हमारा साल खत्म हो जाता है, हमारा mRNA खत्म हो जाता है, हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप कहां होती है? UAA, UAG और UGA। मतलब U तो याद रखना ही भाई, U तो याद रखना ही है। U के अलावा कैसे याद रखेंगे? आग, गा, मतलब आओ, आग को गाओ। अब मैडम आग कैसे गाते हैं भाई? यही ट्रिक है, यही याद रखनी पड़ेगी। क्या करना है? यू याद रखना है कि सभी स्टॉप कोडोन्स में यू आता है, उसके अलावा आग, गा, ये हमारा स्टॉप कोडोन हो गया। तो इस तरह से हमें सभी कोडोन्स को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने कोडोन्स याद कर लो, बहुत है, ठीक है। तो मैंने बताया कोडोन की प्रॉपर्टीज के बारे में, कोडोन के जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ये चीज बता चुकी हूं मैं कि कोडोन्स कैसे होते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। कोडोन्स कैसे होते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 3 लेटर कोड होता है हमारे जेनेटिक कोड्स के अंदर। 61 कोडोन्स हैं हमारे पास। कितने? 61 कोडोन्स हैं जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। बस 3 कोडोन ऐसे हैं, 3 कोडोन ऐसे हैं हमारे पास, UAA, गा, हमारे पास क्या है? गा। ये 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते और ये क्या काम करते हैं? स्टॉप कोडोन्स का काम करते हैं, मतलब टर्मिनेशन करवाते हैं ट्रांसलेशन का। AUG, ये AUG के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। अगस्त वाला कोड है हमारा AUG। हमारा साल कहां से शुरू होता है? अगस्त से शुरू होता है। उसके ड्यूअल फंक्शन है, 2 फंक्शन है अगस्त के AUG के। ये मीथियोनिन को भी कोड करता है, साथ में इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है, मतलब हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ये हो गया यूकैरियोट्स की बात। पर अगर अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? फॉर्माइल मीथियोनिन। कोड वही है, कोड AUG ही है, पर प्रोकैरियोट्स में क्या आ जाएगा? फॉर्माइल मीथियोनिन आ जाएगा और यूकैरियोट्स में मीथियोनिन आ जाएगा। अमाइनो एसिड कोडेड बाय मेनी कोडोन्स। एक अमाइनो एसिड जो है वो बहुत सारे कोडोन से कोड हो सकता है, मतलब मैं बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकती हूं, ठीक है। मैं क्या हूं? एक अमाइनो एसिड हूं जो बहुत सारे कोडोन्स को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोडोन्स को कोड कर सकता है, पर एक कोडोन क्या होगा?
एक कोडोन जो है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा। मतलब तुम्हारा एक ही बायो का टीचर हो सकता है, पर मेरे बहुत सारे बायो स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उसी तरह से बात कर रहे हैं कि एक अमाइनो एसिड जो है वो बहुत सारे कोडोन से कोड हो सकता है, पर जो एक कोडोन है वो हमेशा सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। इसको हम बोलते हैं डीजनरेसी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डीजनरेसी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं और सेलिएंट फीचर और भी हैं। जैसे यहाँ पे कोडोन्स लिखते वक्त जब हम mRNA का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाते, मतलब कोई कॉमा नहीं लगाते, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते, ये बताने के लिए कि ये नया कोड चालू हो गया, ये पुराना कोड चालू हो गया। ये एक कोड है AUG, फिर UAC, GUA, इनके बीच में कोई भी कॉमा वगैरह नहीं लगता है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगता है। ठीक है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। कैसा रहता है? यूनिवर्सल है। अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो भी जेनेटिक कोड मतलब AUG जो है वो मिथ्योनिन को कोड करेगा, या फिर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो फॉर्माइल मिथ्योनिन को कोड करेगा, और अगर आप लंदन जाके पढ़ेंगे तो भी यही रहेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल है। तो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक सभी चीजें जो है वो सेम रहेगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें या किसी भी जगह की बात करें, जेनेटिक कोड हमेशा सेम रहेंगे। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, हमेशा नॉन ओवरलैपिंग है। मतलब जब भी मैं किसी कोड को रीड करूंगी, mRNA में अगर किसी कोड को रीड कर रहे हैं, तो अगर ये AUG कोडोन है, ये AUG कोडोन है, तो मैं जो दूसरा कोडोन रीड करूंगी वो ऐसा नहीं होगा कि A को छोड़ दिया और UGU कोड रीड कर लिया। नहीं भाई, कभी भी ओवरलैप नहीं करना है। AUG एक कोड है, इसको यही खत्म कर दो बस, इसको अब किसी और कोडोन में पार्टिसिपेट नहीं कराना। सेकेंड कोडोन हमारा UAC हो गया। ठीक है, सेकेंड कोडोन क्या हो गया हमारा? UAC। कभी भी हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, जेनेटिक कोडोन जो है वो अनएम्बिगुअस होता है और स्पेसिफिक होता है। अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक मतलब मैंने अभी बताया था, एक कोडोन किसको स्पेसिफाई करेगा? सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए ही होता है यूज। ठीक है, एक कोडोन क्या करेगा? सिर्फ एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। नेक्स्ट देखिए, देखो अब जेनेटिक कोड और म्यूटेशन में क्या क्या देखते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। हम अगर जेनेटिक कोडोन्स को देखना चाहते हैं तो हम म्यूटेशन के बारे में ठीक से स्टडी करते हैं। सबसे पहला, डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट इन ए DNA में कॉज लॉस और गेन ऑफ ए जीन एंड सो ए फंक्शन। अगर किसी जीन के अंदर, अगर किसी कोडोन के अंदर डिलीशन हो जाता है तो उसका फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। कैसा होता है? देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, इस प्रोसेस को देखिए थोड़ा सा। ये हमारे पास mRNA है, इस mRNA में से मैंने एक जो G है उसके अंदर इंसर्शन कर दिया है। क्या इंसर्शन कर दिया है? देखो यहाँ पे कोडोन क्या था? पहले GAC कोडोन था। ठीक है, GAC को हटा दिया है और A लगा दिया है। सॉरी, क्या हो रहा है? देखो कोडोन्स देखिए, AUG UAC, यहाँ पे भी AUG UAC, ये GUA GUA, CGU CGU। अब तक तो सब कुछ सेम है, दोनों में सेम है। यहाँ देखिए GAC था, GAC, और यहाँ पे क्या आ गया? ACG। तो इस वाले कोडोन को हमने हटा दिया, इस G को तो हटा दिया यहाँ से, और यहाँ इस G को हटा के कहाँ लगा? ये G को हटा के कहाँ लगा? क्या हो गया? G को हटाने की वजह से ये क्या कोड हो गया? अब ACG हो गया। इधर वाले को पकड़ लिया इसने, क्योंकि कोई कॉमा नहीं लगा हुआ है, कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे कोडोन्स जो है वो चेंज हो गए। कोडोन्स का जो रीडिंग है वो चेंज हो गया। देखो यहाँ पे GAC था, यहाँ पे ACG हो गया, क्योंकि ये वाला कोडोन हमने हटा दिया है और ये यहाँ से रीड कर रहा है। पहले यहाँ पे कोडोन क्या था? GUA, अब क्या हो गया है? UAC। मतलब आगे वाले कोडोन को पकड़ के हमने ट्रिपलेट्स को रीड करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डिलीशन किया है, इस A को डिलीट कर दिया, इस A को यहाँ से डिलीट कर दिया, उसकी वजह से भी क्या हुआ? कोडोन चेंज हो गया। यहाँ पे ACG था, ACG से क्या हो गया? CGU। तो रीडिंग फ्रेम जो है हमारा, जो हम कोडोन्स को रीड कर रहे थे, वो फ्रेम चेंज हो गया।
इस तरह के डिलीशन और इंसर्शन की वजह से क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, अगर हम 3 या 3 से ज्यादा बेस पेयर्स को ऐड कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं कोडॉन्स में, मान लेते हैं कि यहां पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यहां देखो इंसर्शन किया है, 3 बेस पेयर्स का इंसर्शन कर दिया। ठीक है, इंसर्शन करने की वजह से क्या हुआ, पहले ये नॉर्मल सीक्वेंस था हमारा, ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है इस नॉर्मल सीक्वेंस में मैंने 3 कोडॉन्स को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से क्या हुआ, अब ये नया अमीनो एसिड बन जाएगा, पर हमारा रीडिंग फ्रेम तो जो है वो चेंज नहीं हुआ, हमारे जो कोडॉन्स पहले थे एसीजी एसीजी यूएसी यूएसी, तो रीडिंग फ्रेम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है अगर हम 3 कोडॉन्स को ऐड कर रहे हैं। अगर एक को ऐड करते तो चेंज हो जाता, 2 को ऐड करते तो भी चेंज हो जाता, पर 3 को ऐड करने से चेंज नहीं हुआ है। वैसे ही अगर अपन 3 बेस पेयर्स को डिलीट कर दें, ये एसीजी वाला मैंने डिलीट कर दिया, तो भी हमारा रीडिंग फ्रेम जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वैसे का वैसे रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम एक से ज्यादा मतलब 3 या 3 से ज्यादा अगर बेस पेयर्स को डिलीट कर रहे हैं तो उससे कोई चेंज नहीं हो रहा है, हमारा कोडॉन जो है वैसा का वैसा है। तो इसीलिए देखा जाता है कि इट प्रूव्स दैट कोडॉन इज ए ट्रिपलेट एंड इज रीड कंटिन्यूअसली। इससे हमें पता चला कि कोडॉन कैसा होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में होता है और कंटिन्यूअसली रीड किया जाता है। ओके, अब हम यहां बात कर रहे हैं, जेनेटिक कोडॉन्स हमारे खत्म हो चुके हैं, अब हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए हमने पढ़ा था 3 टाइप का होता है, पहले भी बता चुकी हूं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर की तरह काम करता है, जैसे हमारा व्हाट्सएप मैसेंजर होता है, व्हाट्सएप होता है ना हमारा, उसी तरह से काम करता है। जैसे व्हाट्सएप में हम अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं और वो किसी और तक लेके चला जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। हमने अपनी इंफॉर्मेशन डीएनए से लेकर एमआरएनए में डाली और वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू कहाँ चली गई, प्रोटीन के अंदर चली गई। ठीक है, तो वही चल रहा है मैसेंजर आरएनए। ये है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जिसको अपन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक रोल होता है ट्रांसलेशन के दौरान, मतलब ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कैटलिस्ट करता है, उसकी रिएक्शन को तेज करता है, प्रोसेस को तेज करता है। जैसे 23S आरएनए के बारे में बताया हुआ है, ये बैक्टीरिया के अंदर राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है, मतलब एक आरएनए है जो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको राइबोजाइम कह रहे हैं। ट्रांसफर आरएनए या फिर जिसको टीआरएनए या एसआरआरएनए, सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं, ये अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। किसको लेकर आता है, अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के लेकर आता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, हमारे जेनेटिक कोडोन को रीड कर सके। समझ में आया सबको? ये हमारा मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर, ये राइबोसोमल आरएनए इस तरह से राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है, और ये हो गया हमारा टीआरएनए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ आरएनए में हम अब पढ़ेंगे जो हमारा टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चर। सिर्फ टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। इसमें देखिए फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने एक अडेप्टर मॉलिक्यूल के बारे में बताया था जो कि हमारे जेनेटिक कोडोन को रीड कर सकता है। एमआरएनए में जो जेनेटिक कोड है उसको रीड करने के बारे में बताया था, और इसको बताया था कि वो अमीनो एसिड्स को लिंक करता है, मतलब वो जेनेटिक कोडोन को रीड भी करेगा एमआरएनए में और साथ में अमीनो एसिड्स को भी लेकर आएगा। टीआरएनए इज कॉल्ड द अडेप्टर मॉलिक्यूल। यहाँ पे टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक तो एंटी कोडोन लूप है। क्या है? एंटी कोडोन लूप, मतलब जो एमआरएनए में कोड है उसका एंटी कोडोन बनाएगा। अगर मेरे पास एमआरएनए में क्या कोड है, AUG, तो उसका एंटी कोडोन क्या हो गया, UAC। ठीक है, नेक्स्ट एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर आरएनए, देखो यहां देखिए डायग्राम में देखिए, ये तो हो गया हमारा एंटी कोडोन लूप। यहाँ पे एंटी कोडोन लूप होता है, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, यहाँ पे अमीनो एसिड जाके चिपकेगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एमआरएनए में AUG कोडोन है, AUG कोडोन है, तो अमीनो एसिड कौन सा आएगा, मीथियोनिन, तो यहाँ पे मीथियोनिन आके लग जाएगा। ओके, दूसरा देखिए राइबोसोम बाइंडिंग लूप, एंजाइम बाइंडिंग लूप। यहाँ पे एक एंजाइम बाइंडिंग लूप, यहाँ पे एंजाइम बाइंड होता है, और ये होता है राइबोसोम बाइंडिंग लूप, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरी ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो इस टीआरएनए पे डिपेंडेंट है, टीआरएनए के थ्रू चलती है।
इनिशिएशन के दौरान जो भी टीआरएनए होता है, जिसको अपन इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं, जो टीआरएनए हमारी प्रोसेस को शुरुआत करेगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को शुरुआत करेगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग टीआरएनए है। स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं है। मेरे पास जो स्टॉप कोडॉन्स थे यूएए, यूजीए और यूएजी, इन तीनों के लिए मेरे पास कोई भी टीआरएनए नहीं है। ठीक है, उनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है तो टीआरएनए भी नहीं है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या 2D स्ट्रक्चर में अगर अपन टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें क्लोवर लीफ लाइक दिखता है। क्लोवर लीफ एक तरह की घास होती है जिसमें क्लोवर शेप का होता है। ठीक है, क्लोवर लीफ जैसा दिखता है। और अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो इन्वर्टेड एल की तरह दिखेगा, उल्टा एल। ठीक है, इन्वर्टेड एल की तरह दिखाई देता है। ओके, तो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर कैसा है, एल शेप में है। 2D स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोवर लीफ लाइक स्टेज में है। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ आरएनए और जेनेटिक कोडोन के बारे में। तो जेनेटिक कोडोन हमने पढ़ चुके हैं। हमने क्या क्या याद किया है, एयूजी मिथ्योनिन बनाएगा, यूएए, यूएजी और यूजीए आगा, ये सारे हमारे स्टॉप कोडोन्स हैं। एक टीआरएनए है जो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, वो इन जेनेटिक कोडोन्स को रीड करेगा और साथ में क्या लेकर आएगा, अमीनो एसिड लेकर आएगा वहां पे अटैच करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने जेनेटिक कोडोन्स सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। अब हम ट्रांसलेशन शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए, कमेंट करते रहिए, डाउट पूछिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।